हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचैस चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1। देखिए हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर 1 जो हमारा है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखिए इसकी हमने इसके पहले भी 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। पहली वीडियो जो हमने आपको दी है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है यानी लैंगिक जनन कैसा होता है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको पहली वीडियो में प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है उसमें हमने किसी भी नॉर्मल फ्लावर की स्ट्रक्चर यानी कि एक सामान्य पुष्प की संरचना की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुंकेसर की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। बेसिकली देखिए इसके पहले भी आपने जब देखा होगा वीडियो, कौन सी, दूसरी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया है फ्लावर की स्ट्रक्चर। तो देखिए पुष्पीय पादप की जब संरचना आप देखते हैं तो किसी भी फ्लावर की जब आप संरचना देखते हैं तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि मुख्य रूप से एक तो नर जनन भाग होता है और दूसरा मादा जनन भाग होता है। तो जब बात आती है पुंकेसर की तो हमने आपको पुमंग बताया था। पुमंग जो होता है किसी भी फ्लावर का नर जनन भाग होता है। फिर हमने क्या बताया था कि पुमंग की प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। तो देखिए प्रत्येक पुष्प के पुमंग में एक निश्चित संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं, यानी हर एक अलग अलग प्रकार के फ्लावर में पुंकेसर की संख्या अलग अलग होती है। और देखिए यदि ग्रुप में कई सारे जब पुंकेसर आपस में मिल जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। लेकिन पुमंग की इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। तो प्रत्येक पुमंग में आप पाएंगे कि कई सारी संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं, यानी किसी भी फ्लावर में जो पुमंग होते हैं उसमें कई सारे पुंकेसर पाए जाते हैं। और इन पुंकेसरों की संख्या फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि पुंकेसरों की संख्या ऐसी है कि आप गिन नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें इनफाइनाइट यानी असंख्य संख्या में आप कह सकते हैं कि पुंकेसर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मालवेसी फैमिली का एग्जाम्पल जो आप देखते हैं तो उनमें कई सारे पुंकेसर पाए जाते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे पुंकेसर पाए जाते हैं जिनको हम इनफाइनाइट यानी कि असंख्य पुंकेसर कहते हैं। तो प्रत्येक पुष्प में आपको याद रखना है कि जो पुमंग होता है किसी भी पुष्प का नर जनन भाग होता है और पुमंग में क्या होते हैं, कई सारे पुंकेसर होते हैं और पुंकेसरों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। पुंकेसर की यह संख्या बेसिकली पादप जाति की विशिष्ट लक्षण है, मतलब पुंकेसर की संख्या के आधार पर भी अलग अलग प्रकार की फैमिली को या अलग अलग प्रकार के कुल की हम पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखिए जैसे तुलसी में यदि हम बात करें तो तुलसी में जो स्टेमेन या पुंकेसर होते हैं इनकी संख्या होती है 4। वहीं धतूरे में यदि बात करें तथा बैगन में तो इनकी संख्या 5-5 होती है। तो धतूरा में यानी कि डटूरा अल्बा और बैगन में इन दोनों में आपको याद रखना है कि कितनी होती है, 5-5 स्टेमेन्स की संख्या होती है, यानी पुंकेसरों की संख्या 5-5 होती है। वहीं जो सरसों का प्लांट होता है उसमें पुंकेसर्स की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। वहीं जो गुड़हल प्लांट होता है यानी जो चाइना रोज होते हैं, हमने पहले ही आपको बताया कि जो मालवेसी फैमिली होती है तो गुड़हल बेसिकली मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। गुड़हल में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं जिनको हम इनफाइनाइट स्टेमेन कहते हैं। तो पुंकेसर की संख्या अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग होती है। तो यहां पे हमने कई सारे एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, जैसे तुलसी में पुंकेसर की संख्या होती है 4, धतूरा तथा बैगन में पुंकेसर की संख्या होती है 5-5, सरसों में पुंकेसर की संख्या होती है 6, जबकि गुड़हल यानी कि चाइना रोज या हिबिस्कस साइनेंसिस में आपको याद रखना है कि असंख्य यानी कि असंख्य या इनफाइनाइट स्टेमेन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, पुंकेसर की संरचना की यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। तो जब भी बात करते हैं हम पुंकेसर की संरचना की, मुख्य रूप से पुंकेसर की संरचना में आपको 2 भाग दिखाई देंगे। उसमें से जो पहला भाग है वो होता है परागकोश और जो दूसरा भाग होता है वो होता है पुतंतु यानी कि फिलामेंट। अब आप पूरी की पूरी यहां पर संरचना देखिए। जब आप एक स्टेमेन यानी पुंकेसर की संरचना को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है परागकोश यानी एंथर और दूसरा भाग होता है फिलामेंट या पुतंतु। अब आप यहां पे पाएंगे कि किसी भी फ्लावर में जो स्टेमेंस होते हैं तो स्टेमेंस बेसिकली जो होते हैं इनमें जो फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है यह पुंकेसर का लंबा व्रंत होता है। व्रंत का मतलब होता है डंठल। हमने आपको जब स्ट्रक्चर बताई है फ्लावर की उसमें हमने आपको बताया है कि व्रंत या डंठल जो होते हैं
ऐसा भाग होता है जिसके माध्यम से कोई भी फ्लावर जो होता है वो किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है, जिसको हम पुष्प व्रंत कहते थे। तो पुष्प का व्रंत पुष्प व्रंत कहलाएगा। उसी प्रकार पत्तियों का यदि व्रंत है तो पर्ण व्रंत कहलाएगा, बीजांड का यदि व्रंत है तो बीजांड व्रंत कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन यानी पुंकेसर की संरचना की। हमने आपको बताया कि पुंकेसर की संरचना में दो मुख्य रूप से भाग दिखाई देते हैं। एक भाग आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर का सिर वाला भाग होता है इसको हम परागकोश या एंथर कहते हैं, जबकि नीचे का जो पूरा लंबा वाला भाग होता है इसको हम फिलामेंट यानी कि पुतंतु कहते हैं। अब देखिए फिलामेंट या पुतंतु की यदि हम बात करते हैं तो यह बेसिकली पुंकेसर का लंबा व्रंत या डंठल वाला भाग होता है, तथा पराग कोश जो होता है वो फैला हुआ सिर होता है। यानी ये जो पूरा का पूरा पराग कोश होता है ये एक प्रकार का फैला हुआ सिर की भांति दिखाई देता है। यानी ऊपरी भाग है तो चूंकि ऊपरी भाग है तो सिर ही कहलाएगा। और प्रत्येक पराग कोश में आपको याद रखना है कि दो पालियां होती हैं। आपको दिखाई भी दे रहा है डायग्राम में यहां पे स्पष्ट रूप से कि हमारे पास ये जो पराग कोश है इसमें आपको दो पालियां दिखाई दे रही है। एक पाली तो ये वाली दिखाई दे रही है, दूसरी पाली ये दिखाई दे रही है। अब इसके बाद आप पाएंगे जो एक दूसरे से योजी द्वारा जुड़े होते हैं। यहां पे आप देखिए एक संरचना दिखाई दे रही है जिसमें बेसिकली जिसका नाम है योजी या कनेक्टिव। योजी या कनेक्टिव देखिए आपस में दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसका नाम ही है कनेक्टिव या कनेक्टिंग आप कह सकते हैं। तो कनेक्टिव जो बेसिकली होता है यानी कि योजी या आप इसको संयोजी भी कह सकते हैं हिंदी में। तो योजी या संयोजी जो होता है यानी जो कनेक्टिव होता है इसका काम होता है पराग कोश की दो पालियों को आपस में जोड़ने का काम होता है। तो पराग कोश की दो पालियां होती है ओवरऑल अधिकतर पादपों में, तो दो पालियां ये पराग कोश की है जिसको आपस में जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव यानी कि योजी या संयोजी इसको आप कह सकते हैं। अब देखिए जो प्रत्येक पाली होती है उसमें दो कोष्ठ होते हैं, एक पॉली के अंदर दो कोष्ठ होते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो एक पॉली है इस पॉली के अंदर दो कोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार ये जो दूसरी पॉली है इसमें भी दो कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेमेन की संरचना में यहां पे चार कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। दो पालियां हो गई तो दो पालियां हो गई, एक पॉली के अंदर दो कोष्ठ हैं मतलब दो पाली मिलाकर के कितने कोष्ठ हो गए, चार कोष्ठ हो गए। और इन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं, परागधानी कहते हैं या हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। तो बेसिकली आप पाएंगे कि जो परागधानी होती है या लघु बीजाणुधानी होती है इन्हीं के अंदर परागकण या लघु बीजाणु भरे होते हैं। किसी भी पुंकेसर की संरचना को आप देखेंगे, हां ऐसा हो सकता है कि पुंकेसर की संरचना में कुछ पुंकेसर ऐसे होते हैं जिनका जो परागकोश होता है या एंथर होता है वो एक पाली का ही बना होता है। जब परागकोश हमारा एक पाली का बना होगा यानी कि एक पाली का जब बना होगा तो एक पाली के अंदर दो कोष्ठ होंगे यानी दो परागधानी या लघु बीजाणुधानी होंगे। और जबकि जब हमारा पुंकेसर दो पालियों वाला होगा तो उसमें परागधानी या लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी, चार होगी। तो प्रत्येक पॉली में आपको याद रखना है कि दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें हम परागधानी अथवा लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और बेसिकली आप याद रखेंगे कि दो पाली युक्त जो परागकोश होते हैं उनको हम द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि किसी पुंकेसर में आपको इसी प्रकार से परागकोश नजर आते हैं, मतलब कहने का यह है कि यदि दो पाली वाला कोई भी परागकोश है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विकोष्ठीय परागकोश कहते हैं यानी डाइथिकस कहते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं बेसिकली जिनमें चार लघु बीजाणुधानियां होती है, लेकिन हम ये पाएंगे कि कुछ ऐसे भी फ्लावर होंगे जिनमें पॉली कितनी होती है, एक ही पॉली होती है। जब एक पॉली होगी तो इसके अंदर कोष्ठ होंगे दो यानी लघु बीजाणुधानी या परागधानियों की संख्या होगी दो। देखिए एक पॉली के अंदर दो परागधानी या लघु बीजाणुधानी होते हैं, तो जब परागकोश हमारा एक पॉली वाला होगा तो उसमें नंबर ऑफ यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। जब एक पॉली है तो एक पॉली के अंदर लघु बीजाणुधानी या परागधानी की संख्या होगी दो। और जब दो कोष्ठों वाला यानी जब दो पालियों वाला हमारा परागकोश होगा तो उसमें चार लघु बीजाणुधानी होगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि प्रत्येक पॉली में दो कोष्ठ होते हैं
और इन कोष्ठों को हम परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी एक हमारा जैसे आपको यहां पे ब्लैक कलर से ये दिखाई दे रहा है, एक पॉली ये हो गई, दूसरी पॉली ये, तो एक पॉली में आपको दो कोष्ठ दिखाई देते हैं जिनको हम परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। वहीं जो दूसरी पॉली है इसमें भी दो कोष्ठ दिखाई देते हैं, इनको भी हम क्या कहेंगे, परागधानी या लघु बीजाणुधानी। तो कुल मिलाकर के दो पालियां हैं, यानी लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी हो गई, यहां पे 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई। तो यदि आपस में याद रखना है आपको कि यदि दो पाली युक्त कोई भी परागकोश है तो उसको हम डाइथिकस यानी द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं, और यदि द्विकोष्ठीय परागकोश है तो इसके अंदर लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पुंकेसर में जो परागकोश होता है वह एक पाली का बना होता है। जैसे जो मालवेसी कुल के फैमिली होते हैं, मालवेसी फैमिली का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कौन सा, चाइना रोज यानी कि गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल के प्लांट में आप पाएंगे कि जो परागकोश होता है वह बेसिकली एक पाली युक्त होता है। अब जब परागकोश एक पाली का बना होगा, यानी परागकोश जब एक पाली का बना होगा तो उसमें आप पाएंगे कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। जब एक पाली का परागकोश होगा तो उसमें आपको संरचना फिर इस प्रकार से नजर आएगी, फिर उसमें योजी या संयोजी जो स्ट्रक्चर है वो हट जाएगी, क्योंकि आपस में दो पालियों को जोड़ने का वहां पे कोई उपाय ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जब यहां पे एक पाली वाला परागकोश होगा मालवेसी फैमिली में, जैसे आप गुड़हल के प्लांट में देखते हैं, यानी जो मालवेसी फैमिली होती है उसमें जो आपका परागकोश या एंथर होता है, तो परागकोश या एंथर आपको याद रखना है कि एक पाली का बना होता है, और एक पाली का यदि परागकोश होता है तो इसको हम मोनोथिकस यानी एक कोष्ठीय परागकोश कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि एक कोष्ठीय परागकोश होगा तो उसकी संरचना आपको या स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से बनानी है। सेम फिलामेंट आपका वही रहेगा, तो फिलामेंट इसमें भी रहेगा, लेकिन यहां पे योजी या संयोजी वाली जो संरचना है वो नजर आपको नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इसमें दो चीजें आपको दिखाई देगी मुख्य रूप से, एंथर और दूसरी है फिलामेंट यानी कि परागकोश व पुतंतु। तो यदि परागकोश आपको याद रखना है कैसा है, यदि परागकोश आपका एक पाली वाला है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोथिकस कहते हैं, यानी कि एक कोष्ठीय परागकोश कहते हैं। अब जब एक पाली वाला हमारा परागकोश है तो इसके अंदर लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए, अब बचा आपका एक चीज यहां पे, ये जो आपके लघु बीजाणुधानी होते हैं, जैसे 2 पाली युक्त परागकोश है तो इसमें 4 लघु बीजाणुधानी है, तो इन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर महीन पाउडर जैसी सफेद कलर की संरचनाएं आपको दिखाई देगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिकली इन्हें ही हम परागकण या लघु बीजाणु कहते हैं। और परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिकाएं होती है जो आगे चल के नर युग्मकों का निर्माण करती है। पूरी की पूरी संरचना आपने देखी। यहां पे आपने देखा कि सबसे पहले जो स्टेमेन की संख्या होती, स्टेमेन की जो संरचना होती है उसमें ऊपर का जो सिर वाला भाग होता है फैला हुआ, ये परागकोश या एंथर कहलाता है। नीचे वाला जो दंत वाला भाग होता है वह पुतंतु या फिलामेंट कहलाता है। जबकि दोनों पालियों को आपस में जो जोड़ने वाली संरचना होती है वो योजी या कनेक्टिव कहलाती है। इसके अलावा जो परागकोश होते हैं इनमें आप याद रखना है कि इनमें कई सारे कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी एक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि 2 पाली है तो यहां पे 4 कोष्ठ पाए जाएंगे, और इन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं, जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं 4 कोष्ठ, इनको हम परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर महीन पाउडर जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं। इनको हम पोलन ग्रेन यानी कि लघु बीजाणु यानी कि परागकण या लघु बीजाणु, जिसको कि हम माइक्रोस्पोर कहेंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इस पूरी की पूरी संरचना में आपको कई सारी चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि किसी भी पुंकेसर में आपने देखा कि जो पुमंग होते हैं, पुमंग किसी भी पुष्प के नर जनन भाग होते हैं, और पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाती है। हर एक प्लांट में अलग अलग संख्या में पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसरों की संख्या के आधार पर आप फैमिली को डिनोट कर सकते हैं कि कौन सी फैमिली है। उदाहरण के लिए जैसे तुलसी में पुंकेसर की संख्या 4 होती है, धतूरे तथा बैगन में पुंकेसर की संख्या 5-5 होती है, सरसों में पुंकेसर की संख्या होती है 6, जबकि गुड़हल या चाइना रोज में असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। इसके बाद आपने देखा कि जो संरचना होती है किसी भी स्टेमेंस की, उसमें जो पुंकेसर होते हैं
उसमें पुंकेसर का सबसे लंबा व्रंत होता है, यानी जो पुतंतु होते हैं या फिलामेंट होते हैं ये पुंकेसर के लंबे व्रंत वाले भाग होते हैं, तथा पराग कोश का फैला हुआ भाग सिर होता है, यानी जो पराग कोश होता है वो फैला हुआ सिर होता है। प्रत्येक पराग कोश में 2 पालियां होती है और जो एक दूसरे को योजी द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब आपस में एक पुष्प के अंदर आपको याद रखना है कि जो पराग कोश होते हैं उसमें बेसिकली स्टेमेन या पुंकेसर की संख्या में 2 पाली वाला पराग कोश होता है और दोनों पालियां आपस में एक दूसरे के द्वारा योजी के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रत्येक पाली में हमने आपको बताया कि 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें हम परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यदि 2 पाली युक्त वाला पराग कोश है तो उसको हम द्विकोष्ठीय पराग कोश यानी कि डाइथिकस कहते हैं, जबकि बेसिकली यदि एक कोष्ठीय पराग कोश है तो उसको हम एक कोष्ठीय पराग कोश कहेंगे, यानी यदि एक पाली वाला पराग कोश है तो उसको हम एक कोष्ठीय पराग कोश कहते हैं, जो कि आपके मालवेसी फैमिली में यानी कि मालवेसी कुल में देखने को मिलते हैं। बेसिकली चाइना रोज ये गुड़हल के प्लांट में आप देखेंगे कि जो स्टेमेंस होते हैं उनमें आप पाएंगे कि एक कोष्ठीय परागकोश होता है और एक कोष्ठीय परागकोश को हम मोनोथिकस भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और इन्हीं जो कोष्ठ होते हैं या बेसिकली आप कह सकते हैं जिनको हम परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं, इन्हीं के अंदर लघु बीजाणुधानियों में ही बहुत अधिक मात्रा में महीन और पाउडर जैसे संरचना नजर आते हैं जिन्हें हम परागकण अथवा लघु बीजाणु कहते हैं। और यही परागकण अथवा लघु बीजाणु आगे चल के नर युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। उसके बाद ही जाकर के निषेचन और परागण जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये छोटी सी वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन यानी पुंकेसर की संरचना, आपको यहां पे उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। देखिए जितने भी डायग्राम्स हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आप डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, तो देखिए हमने केवल पहली वीडियो जो बनाई है बेसिक इंफॉर्मेशन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, जो कि फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर है, उसमें हमने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई है, यानी आपको हमने वहां पे बेसिक शब्दावली कंप्लीट कराई है। उसके बाद आप जितने भी वीडियो पाएंगे ऐसा कोई डायग्राम नहीं है जिसको हम यहां पे छोड़ेंगे, पूरे के पूरे डायग्राम कवर करते चलेंगे, कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम छोड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।